आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके सेट व अभ्यास प्रश्न पत्र जो कि प्री बोर्ड के रूप में आपके अभ्यास प्रश्न पत्र हो रहे हैं उसके दूसरे सेट यानी सेट व का कंप्लीट प्रश्न पत्र कंप्लीट उत्तर के साथ बताने वाले हैं। बिल्कुल पहले से लेके आखिरी 23 क्वेश्चन तक उत्तर देखेंगे जैसे आप पूर्णांक 80 में से 80 अंक ला सको। तो छात्रों, अब भी कभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने आपके फ्रेंड हैं उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर दो। देखते हैं प्रश्नोत्तर। सबसे पहले आपका प्रश्न आया है सही विकल्प में, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है। तो छात्रों, इसका जो हिंदी में रूपांतरण किया है दो कवियों ने किया है, उनमें से एक कवि भोला भाई पटेल भी हैं। तो इसमें आपका उत्तर क्या जाएगा, भोला भाई पटेल आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चूँकि एक कवि और हैं, इन दोनों कवियों ने मिलकर बनाया था 50-50%। तो भोला भाई पटेल ने भी इनके हिंदी में रूपांतरण किया, इसलिए इनका नाम आपको उत्तर में आएगा। दूसरा प्रश्न, कौन सा भाव सुप्ता अवस्था में विद्यमान रहता है। तो सुसुप्ता अवस्था में जो आपका भाव रहता है छात्रों, वो आपका भाव रहता है स्थायी भाव। यही आपको आंसर में लिखना है। उत्पीड़न का अर्थ होता है, तो उत्पीड़न का मतलब होता है शोषण करना, ठीक है, उससे काम लेना या फिर उससे कोई ऐसा काम करवाना जो कि उसकी इच्छा के विरुद्ध हो, शोषण कहलाता है, उत्पीड़न कहलाता है। फिर है ढाक के वही तीन पात होने का अर्थ है। तो ढाक के वही तीन पात होने का अर्थ होता है आपका सदा एक सा होना, है ना। फिर है आपका सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है। तो समाज पोषित। क्या नाम दिया है, समाज पोषित। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, बीट, या फिर क्या कहलाता है, बीट। इसके बाद है रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला है बिन मुरझाए महकने के माने खालिस्तान क्या जाने। तो यहाँ पर क्या जाएगा, फूल क्या जाने, क्योंकि क्या कहा गया है इस कविता में, कविता अपने युगों युगांतर तक कविता जो है मुरझाती नहीं है और लोगों को बिना मुरझाए महक देती है। पर फूल क्या होता है, कुछ समय तक ही महक देता है फिर मुरझा जाता है। इस कारण बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, क्या आएगा, फूल क्या जाने। फिर रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है। तो आपका रीतिकाल का एक अन्य नाम स्वर्णकाल है। जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह गुण कहलाता है। तो वह गुण कहलाता है ओज गुण। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा खालिस्तान है। तो यह कहानी विधा है। फिर वाक्य खालिस्तान शब्द समूह है। तो वाक्य एक सार्थक शब्द समूह है, ठीक है, क्या है, सार्थक शब्द समूह है। फिर है सौंदल गेकर खालिस्तान भाषा के शिक्षक थे। तो ये आपकी कौन सी भाषा, मराठी भाषा के शिक्षक थे। एक सफल साक्षात्कारकर्ता में खालिस्तान होना चाहिए, तो पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद सही जोड़ियां हैं आपकी। तो आपकी जो पहली है रुबाइयाँ, तो आपकी रुबाइयाँ किसकी रचना हो जाएगी, फिराक गोरखपुरी की। इसके बाद आपका जो सेकेंड है क्या, खंड काव्य। खंड काव्य यहाँ पर पंचवटी हो जाएगा, जिसके रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, तो ये किस में आ जाएगा, बाबा आपका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, यानी कि आपका ये थर्ड ये हो जाएगा, है ना। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने हैं। तो ये 3 प्रकार होते हैं, है ना, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। अतीत में दैवे पाऊँ, तो ये किसकी रचना हो जाएगी, 5वां वाला ओम धानवी इसमें हो जाएगी। और फिर संचार माध्यम रेडियो, तो एक ऐसा है संचार माध्यम जो रेडियो से हम सुनते हैं, मतलब शब्द माध्यम है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपका चौथा क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। पहला है बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं। तो सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। किसके सामने आते हैं छात्रों, सुनहरे सूरज के सामने। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, सुनहरे सूरज, आप देख लो, सुनहरे, ये नानल का है आपका, ठीक है, सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, ये आपको लिख देना पहले का उत्तर। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल में कौन सा रस है। तो इसमें आपका कौन सा रस है, शांत रस है, ठीक है, शांत रस, जिसका भाव क्या होता है, निर्वेद। फिर गुड़धानी का क्या अर्थ है। गुड़धानी क्या होता है, यहाँ पर आप देखो हमने लिखित रूप से आपको उत्तर बताए हैं। तो गुड़धानी गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसका उत्तर।
तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 में देखो उत्तर क्या आएगा, डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे, तो यहाँ पर आपका आएगा बौद्ध मत के अनुयायी थे। इस प्रकार से आपको लिखना है बौद्ध मत, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है, तो इनका दूसरा नाम है आपका परिभाषिक शब्द। इस प्रकार से आपको लिखना है इसके बाद लिखना है भाषिक, परिभाषिक लिखने के बाद शब्द और लिख देना, लिख देना है परिभाषिक शब्द। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था, तो छात्रों हमने आपकी जो बुक से आंसर निकाला है ना, वो बुक में आपका आंसर देखो, आप चेक भी करोगे तो आपका आंसर यही मिलेगा 1:2:4। बाकी यदि आप इंटरनेट या गूगल में चेक करोगे तो उसमें अलग बताता है 2:4:6, पर आपकी बुक में 1:2:4 है। तो इसी बार कंफर्म कर लीजिएगा अपने टीचर से भी, क्योंकि नेट में अलग आ रहा है और बुक में अलग है, मेरे हिसाब से तो यही सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट क्या है लिखिए। तो देखो वाइट क्या होता है, वाइट संगणन व दूरसंचार में सूचना की इकाई है। क्या है वाइट, सूचना की इकाई है। आप इसे अच्छे से लिखिएगा व्यवस्थित, तो इसमें ये आ जाएगा वाइट संगणन व दूरसंचार में सूचना की इकाई है। ओके, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देते हैं छात्रों। सत्य सत्य जो पहला जो है राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है, तो ये आपका सत्य है। दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका असत्य है, तीसरा आपका सत्य है, चौथा भी आपका सत्य है, पांचवा आपका असत्य रहेगा, छठवां भी आपका असत्य रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर से आपको प्रश्न पत्र तो आपके पास होगा ही, डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन एक बार आप देख लो, क्वेश्चन देख लो 6, 7, 8, 9, है ना, क्योंकि हम इसके बाद रेगुलर इसके जो उत्तर हैं वो बस ही देखेंगे। तो छात्रों अभी करते हैं हम इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट। सो लेट गेट स्टार्टेड। हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 6 आंसर। प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं आपको डालना है उत्तर में हेडिंग। पहला नवीन उपमानों का प्रयोग, दूसरा प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। दूसरा जो आपका आंसर है प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा का उत्तर है ये। इसमें आपको लिखना है कवि के पास प्रेम महल के खंडर का अवशेष है, संसार के बड़े बड़े राजा प्रेम के आवेग में राजगद्दी भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर देख सकते हो महाकाव्य डैश रचनाकार। तो महाकाव्य में आपका नाम आएगा कमायनी, रचनाकार में आपका नाम आएगा जयशंकर प्रसाद। महाकाव्य सकेत, रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। महाकाव्य रामचरितमानस और रचनाकार में तुलसीदास। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर में आपको लिखना है भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं हमें, तो भ्रमवश जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण समुझी तुम्हें घनश्याम हरी नाच उठे वन मोर, 5 महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावर एड़ी भिड़त जाए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर जीवनी और आत्मकथा में अंतर। पहला अंतर आएगा जीवनी किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को प्रस्तुत करना जीवनी है, और अपने ही जीवन को प्रस्तुत करना आत्मकथा है। जीवनी में लेखक तटस्थ होता है, आत्मकथा में लेखक तटस्थ नहीं रहता, इसमें लेखक की व्यक्तित्वता की झलक आती है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आप देख सकते हो विशेषताएं क्या हैं। अशोक के पेड़ की विशेषताएं आपको लिख देना, आप लिख सकते हो अशोक के पेड़ की विशेषताएं डैश। पहला अशोक के पेड़ की छाल दर्द निवारक होती है, और दूसरा यह अपच की समस्या को दूर करने में व पेट की कीड़ों को दूर करने में उपयोगी है। फिर प्रश्न क्रमांक 12 मुहावरा और लोकोक्ति में उत्तर आपके सामने है। आपको लिखना है पहला मुहावरे में मुहावरे एक वाक्यांश है, लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य है। मुहावरे को वाक्य प्रयोग द्वारा पूर्ण किया जाता है, लोकोक्ति को का प्रयोग करने हेतु अन्य वाक्यों का पृथक करना होता है। प्रश्न क्रमांक 15 में आपको उत्तर डालना है इंटरनेट के 2 सकारात्मक उपयोग निम्नलिखित हैं, है ना। आपसे क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट के 2 सकारात्मक उपयोग लिखिए। तो आपको उत्तर लिखना है इंटरनेट के 2 सकारात्मक उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला इंटरनेट के द्वारा किसी भी विषय भाषा का अध्ययन किया किसी भी समय में किया जा सकता है ना, ये बहुत बड़ा इसका सकारात्मक उपयोग है। और दूसरा इंटरनेट के प्रयोग के द्वारा हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा उपयोग है कि भाई हमें जैसे कल का मौसम क्या है, कल पानी बरसना है ना, कल तेज़ धूप रहेगी तो हमें कहीं आना जाना है, फसल के हिसाब से भी हम पहले पता कर सकते हैं कल का मौसम कैसा रहेगा। इसके बाद जब आपका 13वें प्रश्न का अथवा उत्तर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो ये 15वां प्रश्न है,
तो हमने 20 के 14 13 नहीं बताया, तो हम वो भी देख लेते हैं। पहला 13 प्रश्न जो आपका है, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, आपको उत्तर लिखना है। किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए होता है तकनीकी शब्द कहलाते हैं। इन्हें परिभाषिक शब्द भी कहते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण, वेग, त्वरण, आवृत्ति आदि शब्द। बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। आगे की ये जो है इन्हें आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न 14वां प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हो। प्रश्न क्या है, प्रश्न तो आपने देख लिया होगा, उत्तर देख लो। रोजी की तलाश में मैट्रिक पास यशोधर पंत दिल्ली में किस नदा की शरण में आए थे। उन्होंने मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। तो आपसे पूछा किसकी शरण में आए थे, तो आपका मेन उत्तर रहिए किस नदा की शरण में आए थे। इतना भी आप लिखोगे तो चल जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है ना, नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हो। आपके 15वें प्रश्न का 16वें प्रश्न का उत्तर, कि 15 का तो ये उत्तर आपका रहा ये वाला। 16वें का हम देखते हैं, 16वें का 8वें का उत्तर तो आपका लिख देना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचनाएं। प्रमुख रचना आएगी इसमें परिमल, गीतिका, अनामिका, कोई 2 लिखनी है आपको। भाव पक्ष आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आपको सेम टू सेम लिख देना है। कला पक्ष भी आपको यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम उतारना है। साहित्य में स्थान भी यहाँ से यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं आपका 16वें के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर। तो इनकी रचना क्या हो जाएगी, अशोक के फूल, कल्पलता, और आप लिख सकते हो वानभट्ट की आत्मकथा। भाषा शैली आचार्य द्विवेदी जी की भाषा पर पूर्ण अधिकार है और भाषा सर्वदा उनकी लेखनी की चेरी रही है। उन्होंने शुद्ध एवं साहित्यिक भाषा का साहित्य में प्रयोग किया है। भाषा तत्सम प्रधान है। इनकी रचनाओं में पांडित्य प्रदर्शन की अपेक्षा सहजता व सरलता है। तत्सम शब्दावली के साथ उन्होंने तत्व जैसे और शब्दों का प्रयोग किया है। तो आपको इतना पूरा उतार लेना है भाषा शैली में। चाहो तो आप यहाँ पर तक भी लिख सकते हो तो चल जाएगा। फिर साहित्य में संत आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फिर आपका 18वां प्रश्न देख सकते हो आप, इसमें जो आपको करना था भाव विस्तार है ना। तो यहाँ पर परहेज सारसी का क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से हम। 18वां प्रश्न क्या है आपका, देखो 18वां प्रश्न है आपका, क्या है 18वां, परिहित सरसी धर्म नहीं भाई, उक्त भक्ति का पाव पल्लवन कीजिए। तो ये आपका भाव पल्लवन है, आपको लिखना है भाव पल्लवन, और यहाँ पर लिखना परोपकार के पहले भाव पल्लवन ब्लैक पेन से, फिर लिखना यहाँ पर ब्लू पेन से कि परोपकार से बढ़कर कोई उत्तम कार्य नहीं और दूसरों को कष्ट देने से बढ़कर कोई नीच कर्म नहीं। परोपकार की भावना ही वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाती है। व्यक्ति स्वभाव की सीमित संकीर्ण भावनाओं की सीमा से निकलकर पार के उद्यत धरातल पर खड़ा होता है। इससे उसकी आत्मा का विस्तार होता है और वह जन के कल्याण की ओर अग्रसर होता है। दान, त्याग, सहिष्णुता, धैर्य, समता और ईश्वरीय सृष्टि का सम्मान करना आदि अनेक गुण परोपकार में आते हैं। प्रकृति सृष्टि की नियामक है जिसने अनेक प्रकार की प्रजातियों की रचना की है और उन सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रजाति मनुष्य है, क्योंकि विवेकशील मनुष्य जाति सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं रहती। तो इस प्रकार छात्रों आपको पूरा 18वें का जो ये है आपका भाव पल्लवन पूरा विस्तार से आपको यहाँ से लेके परोपकार से लेके पाप नहीं होता तक सेम टू सेम उतार लेना है। अभी हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 19 के हमें आपको गद्यांश दिया गया है, जिसे आप देख सकते हो। 1 मिनट आपको बता देते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 19 में आपको जो गद्यांश दिया गया है, आपका गद्यांश यहाँ पर 1 मिनट आप देख सकते हो, ये आपका गद्यांश। पहला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। दूसरा है भारतीय एकता का सबसे बड़ा सिपाही कौन है, लिखिए। और फिर उपरोक्त गद्यांश के आधार पर सबसे बड़ा तीर्थ आज क्या है, लिखिए। इसके हम आपको उत्तर बताने वाले हैं। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, आपका जो देखो यहाँ पर फर्स्ट आंसर रहेगा, है ना, वो आएगा उचित शीर्षक भाषा और तीर्थ है। दूसरा क्वेश्चन में आपको उत्तर आएगा भाषाओं का संगम और सबसे बड़ा तीर्थ है, और इन तीर्थों में जो भी भारतवासी श्रद्धा से स्नान करता है वही भारतीय एकता का सबसे बड़ा सिपाही है। और जो तीसरा प्रश्न का उत्तर आएगा वो आएगा भाषाओं का संगम आज सबसे बड़ा तीर्थ है। ठीक है, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, भाषाओं का संगम आज सबसे बड़ा तीर्थ है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 20वां, इसमें आपको एक तीर्थी से लिखना है ना, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो आपको संदर्भ डालना है, सेम टू सेम आप उतार लीजिएगा। प्रसंग भी आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आपको उतार लेना है। ओके, और फिर व्याख्या में आप देख सकते हो आपको फुल टू फुल यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद आपको काव्य सौंदर्य लिखना है, तो काव्य सौंदर्य भी आपको 3 पॉइंट लिख लेनी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 21वें प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर आपको देखो जाड़े में लिखना जाड़े का दिन, ठीक है, इतने जाड़े के दिन फिर डैश डैश करना है, जाड़े दिन के बाद डैश 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 डैश, और फिर यहाँ से पढ़ते थे, क्या लिखता है ना है, पढ़ते थे, इतना लिखना है पहली लाइन में।
इसके बाद डालना है आपको संदर्भ, और संदर्भ में आपको सेम टू सेम कॉपी करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अरोह की गद्य खंड के अंतर्गत पहलवान की ढोलक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। प्रसंग आप देख सकते हो, प्रसंग के बाद जो व्याख्या है, व्याख्या भी आपके सामने है, तो इसे आप सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए। देन विशेष की बात करें तो आपका फर्स्ट पॉइंट, गांव में हैजे व मलेरिया महामारी के प्रकोप के कारण भय का वातावरण विद्यमान है। यहाँ लेखक ने प्रकृति को गाँव वासियों के दुख में दुखी दिखाया है। तीसरा पॉइंट, सर्दी की ऋतु में अमावस्या की काली ठंडी और अंधेरी रात का वर्णन किया गया है। और फोर्थ पॉइंट डालना है चित्रात्मक शैली। इसके बाद छात्रों आपका वाइसवा जो है क्वेश्चन है, इसमें आपको आवेदन पत्र लिखना है शुल्क मुक्ति हेतु। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डालना है ऊपर सबसे साइड में, है ना, सेवा में श्रीमान, हंसी के पास से आपको स्टार्ट करना है लिखना। क्या लिखना है? सेवा में श्रीमान प्रचार महोदय जी, जहाँ पर भी रहते हो उस स्कूल का नाम, और नीचे अपने गाँव और जिले का नाम। विषय शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। महानुभाव, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं मनोज कक्षा 12वीं बा आपके विद्यालय का छात्र हूँ। चूँकि आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको नाम दिया गया है मनोज, है ना, तो आपको क्या करना है, आवेदन में भी जो नाम डालना है वो मनोज ही डालना है। ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो आपको डालना सविनय नम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 12वीं बा आपके विद्यालय का छात्र हूँ। मेरे पिता इस वर्ष कृषि में भारी घाटे का सामना करना पड़ा है। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैं अपनी वार्षिक शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे शुल्क मुक्त करने की कृपा करें। ये आपको तो सेम टू सेम उतारना है। फिर धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, ध्यान रखना मनोज ही डालना है। क्या डालना है? मनोज कक्षा 12वीं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आवेदन। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अभी नए पैटर्न में आपका ये जो नाम वगैरह है वो भी इसी साइड आता है। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य जो है वो भी आप इस साइड डालिएगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य मनोज कक्षा 12वीं। ओके, देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर, साहित्य और समाज का आपका निबंध जो कि आपका आया हुआ है। तो प्रस्तावना आप देख सकते हो, सेम टू सेम उतार लेना। साहित्य की परिभाषा भी आप सेम टू सेम उतार लेना, आपका सेकेंड पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉइंट, साहित्य व समाज का संबंध, तो इसे भी आप सेम टू सेम फुल टू फुल उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आगे और भी है, साहित्य समाज का दर्पण, यहाँ पर से देख सकते हो, साहित्यकार समाज सुधारक है, और फिर उपसंहार। और इसके बाद ध्यान से आप 2 लाइन लिखिएगा, पंक्ति 2 पंक्तियाँ। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमने देख लिया पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी आप और सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, जितने आपके फ्रेंड हैं सबकी हेल्प हो तो उन्हें वीडियो शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।